बच्चों, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय इस पाठ में आपका पुनः एक बार मैं स्वागत करती हूँ। ये अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय का दूसरा भाग है, जिसमें हम भारत तथा ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए इन देशों के राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और प्रमुख व्यवसायों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में आप लोगों के लिए आकृति क्रमांक 8.1 एवं आकृति क्रमांक 8.2 में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी थी तथा अर्थव्यवस्था की व्याख्या, प्रकार एवं स्वरूप की भी हमने पूर्ण जानकारी दी, जिसके तहत आपको ये भी बताया गया था जीडीपी, जीएनपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। चलिए हम भौगोलिक स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। आकृति क्रमांक 8.1 में हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है। ब्राज़ील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। भारत भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ा रहा है, परंतु अभी भी भारत में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ये पूर्ण रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आज भी मानी जाती है। भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी मिश्र स्वरूप की है। हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप लोगों को ये बताया था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं का मिश्रण किया गया है, यानी उत्पादन के साधनों पर कहीं कहीं पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें समाज यानी सरकार का स्वामित्व होता है, वे सार्वजनिक होते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील यानी क्या, ये सबसे पहले आपको जानना है। विकासशील अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार उतना नहीं होता है। यहाँ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में ये देश थोड़ा थोड़ा प्रगति पथ पर होता है। जहाँ पर सकल राष्ट्रीय आय देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है और उस देश को विकसित या विकासशील माना जाता है, यानी विकास की ओर प्रगतिशील होने वाला। तत्पश्चात दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि आज भी भारत में प्राथमिक व्यवसाय देखा जाता है। ब्राज़ील में भले ही सेवा व्यवसाय देखा जाता है, लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये एक आईटी सेक्टर माना जाता है। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताई थी, वो चीज़ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवहारों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा डॉलर से ही मिलान किया जाता है। इसी से पता चलता है कि वो देश कितना विकसित है। अब बच्चों, आपके सामने जो तालिका दी है उसमें ये बताया गया है कि ब्राज़ील में जो प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है, तो इसके पीछे का कारण हटाने का प्रयत्न करें, यानी इसके पीछे जो भी कारण है उसको हम धीरे धीरे हटाएंगे। अभी अभी आपने देखा है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आगे दी गई तालिका का उपयोग कीजिए और तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर बहुरेखालेख तैयार कीजिए। आपके स्क्रीन पर बहुरेखालेख हमने तैयार करके दिया हुआ है, जिसमें सांख्यिकीय आंकड़े दिए हैं 1960 से 2016 प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में। यहाँ पर देश दिए हैं ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 1960 में ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति आय 240 थी तो भारत में 90 थी, लेकिन वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 3250। ये बढ़ते बढ़ते 2016 में, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 56,280 थी, वहीं पर भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1,680 थी। और ब्राज़ील की अगर देखी जाए तो आप देख सकते हो
1840 थी। ये बहुरेखा लेख में आपको दर्शाया गया है। एक्स एक्सिस पर आपको वर्ष दिखेंगे और वाई एक्सिस पर आपको प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है। इस देश की जनसंख्या कम है, साक्षर भी है, यानी यहाँ पर कम जनसंख्या होने के साथ साथ अधिकाधिक जनसंख्या जो है ये साक्षर है, लिटरेट है। इस देश के पास अनेक पेटेंट है। पेटेंट है यानी क्या कि किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन का स्वामित्व उनके पास होना। आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक शक्ति भी है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राजील एवं भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत आगे है। भारत और ब्राजील विकासशील देश है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में ये देश प्रगति पथ पर है। सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राजील की तुलना में कम है। हमने आपको पहले ही प्रति व्यक्ति आय के बारे में कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको बताया था। जैसे एक परिवार में अगर 4 लोग हैं और अगर उनकी महीने की आमदनी 40,000 रुपये है तो प्रति व्यक्ति आय अगर हमें निकालनी है तो प्रति व्यक्ति आय निकालते समय हम क्या करेंगे, 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा 10,000, ये 10,000 उस परिवार की प्रति व्यक्ति आय कहलाई जाएगी। उसी प्रकार से देश में भी इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक व्यवस्था तेजी से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित कर सकती है, ये आपको देखना है। तो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कि जैसे इन्होंने कहा आधुनिक प्रौद्योगिकी है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, उद्योग है, विभिन्न प्रकार के उद्योग है, लेकिन शिक्षा ये एक प्रमुख क्रिया यहाँ पर मानी जानी चाहिए। अब हम आकृति क्रमांक 8.3 देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आपके समक्ष जो आकृति दिखाई दे रही है आपको आकृति क्रमांक 8.3, जिसमें देखिए शीर्षक ब्राजील है, उपशीर्षक मुख्य प्राथमिक व्यवसाय है। ये ब्राजील का प्राथमिक व्यवसाय है जिसमें केवल और केवल कच्चा माल प्राप्त होता है, जिसमें आपको दिशाएं दी है, सूची दी है। सूची में आप खेती, खनन कार्य, पशुपालन, मछली पकड़ना और सागरीय प्रवाह आपको दिए हैं। ये हम बाद में आपको समझाने वाले हैं। अब देखेंगे आकृति क्रमांक 8.3 का आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। आकृति क्रमांक 8.3 का निरीक्षण करते समय कुछ प्रश्न पहले हम देखेंगे। ब्राजील के किस भाग में मुख्यतः कहवा का उत्पादन होता है? कहवा यानी कॉफी, और ब्राजील को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। तो अगर आप मानचित्र देखोगे तो आपको मेरे साथ चलना है। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में उत्तर लिखना है। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में मुख्यतः कहवा का उत्पादन होता है, जैसे मिनास जेराइस है, साओ पाउलो है। दूसरा प्रश्न है, ब्राजील में कौन कौन सी अन्न फसलों को खाद्यान्न फसल भी कहा जाता है? ब्राजील में मुख्य रूप से चावल तथा मकई की अन्न फसलें उगाई जाती है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। फसलों के वितरण को ध्यान में रखते हुए जलवायु के बारे में बताइए। तो हम सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ब्राजील का जो तटीय भाग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती भी है, खनन कार्य भी है और पशुपालन और मछली पकड़ने का काम भी होता है। इसीलिए ब्राजील के तटीय भाग में चावल, काकोआ इसका उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु, इस फसल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, जहाँ पर वर्षा भी होती हो और आर्द्र जलवायु भी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग में उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है, पर्याप्त वर्षा होती है और
इसी के कारण यहाँ पर चावल और काकों का उत्पादन होता है, काकोआ का उत्पादन होता है। फिर हम जाएंगे उच्च भूमि। अब यहाँ पर गोयना उच्च भूमि नहीं जाना है, हम गोयना उच्च भूमि यानी एकदम उत्तरी पश्चिम के तरफ नहीं जाना है, हमें ब्राज़ील उच्च भूमि में जाना है। ब्राज़ील की उच्च भूमि में कहवा, सोयाबीन, संतरा ये फसल उगाई जाती है, जिसके लिए मध्यम वर्षा और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मध्यम परिमाण में वर्षा की भी आवश्यकता होती है, जो ब्राज़ील की उच्च भूमि में पाई जाती है। अतः जलवायु भी यहाँ के फसलों के लिए जलवायु अत्यंत अनुकूल माना जाता है। फिर आपके समक्ष ये बोला गया है रबर का उत्पादन कहाँ केंद्रित है। अब आप सभी को ये पता है विषुवत वृत्त के पास जहाँ पर पर्याप्त सूर्य प्रकाश है, भरपूर वर्षा है, दलदली युक्त प्रदेश है। हाँ, वेरी गुड, आपका ध्यान बराबर गया है, क्योंकि ब्राज़ील में रबर का उत्पादन मुख्य रूप से अमेज़न नदी की घाटी के प्रदेश में केंद्रित हुआ है। आपको सूची देखना है, रबर, कहवा, सोयाबीन, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेत आपको दिए गए हैं। फिर आपके समक्ष आएगा बेटा यहाँ पर तालिका पूर्ण करो। तो अन्न की फसलें यानी खाद्यान्न फसल चावल, मकई, उत्पादन क्षेत्र चावल तटीय भाग में, मकई मध्य भाग में, नगद फसल कहवा, कोको, रबर, गन्ना, कहवा ब्राज़ील के उच्च भूमि, कोको पूर्वी तटीय प्रदेश, रबर अमेज़न नदी की घाटी, गन्ना पूर्वोत्तरी भाग, फल एवं सब्जियां जैसे केला है, अनानास है, संतरा है, नींबू जातीय अन्य फल है, ये ब्राज़ील उच्च भूमि तथा तटीय प्रदेश में होते हैं। अब हम कृषि की तरफ मुड़ते हैं। जो हमने अभी बताया वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ब्राज़ील की उच्च भूमि एवं तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहाँ की भू आकृति के कारण विविध प्रकारों की फसलें ली जाती है। चावल और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। मकई की फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में उगाई जाती है। कहवा, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। ब्राज़ील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर देश है। कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास जेराइस और साओ पाउलो राज्य में होता है। इन फसलों के अलावा केला, अनानास, संतरा एवं नींबू जातीय फलों का उत्पादन भी होता है। घास के प्रदेशों में गाय, भेड़, बकरियां पाली जाती है, इसलिए मांस उत्पादन एवं दुग्धोत्पादन व्यवसाय भी यहाँ चलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं खनन उत्पादन, ये भी क्योंकि जिससे हमें कच्चा माल मिलता है वो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। अब यहाँ प्रश्न है, आपको पहले हम देखते हैं कि ब्राज़ील में खनन के अंतर्गत होने वाले उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र की तालिका बनाइए। आप सूची में देखेंगे तो यहाँ पर मैंगनीज, बॉक्साइट, लौह और कोयला ये खनिज है। मैंगनीज पूर्वोत्तर प्रदेश में, बॉक्साइट अमेज़न नदी की घाटी का प्रदेश तथा पूर्वोत्तर प्रदेश, लौह खनिज मध्य भाग में है, कोयला सुदूर दक्षिणी भाग में पाया जाता है। मानचित्र अगर आप देखोगे। दूसरा प्रश्न है, ब्राज़ील में किस भाग में खनन का विकास नहीं हुआ है, इसके क्या कारण है? तो कहाँ नहीं होगा बेटा खनन का विकास? जहाँ पर जो विषुवत रेखा के निकट है, जहाँ पर हमने अभी बताया कि रोज वर्षा होती है, सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक होता है, वहाँ पर दलदली युक्त प्रदेश है, सदाबहार वर्षा वन है, घने वन है, तो वहाँ पर ये जो विकास है खनन का वो नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? ब्राज़ील के उत्तरी भाग में खनन व्यवसाय का विकास नहीं हुआ है। उत्तरी भाग में विषुवत रेखा के समीप इस भाग में क्या है? वर्षा और तापमान अधिक होता है। अमेज़न नदी की घाटी में घने सदाबहार वर्षा वन होते हैं। वनों में दुर्गमता के कारण यहाँ पर परिवहन व्यवस्था नहीं है। परिवहन यानी आना जाना यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि नदियाँ बहुत तीव्र गति से बहती है। फिर है खनिजों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का विकास किन प्रदेशों में हुआ है?
ब्राजील के मध्य भाग में, ये ध्यान में रखना, वहां पर आप देखोगे कि ब्राजील के का जो मध्य भाग है यानी झिंगू नदी वाला जो मध्य भाग है वो देखेंगे। ब्राजील के मध्य भाग में मुख्य रूप से लौह खनिज के भंडार है। ब्राजील के में पूर्व और उत्तरी भाग में मैंगनीज तथा बॉक्साइट खनिजों के भंडार है। सुदूर दक्षिणी भाग में, एकदम दक्षिणी भाग में जहां पर पराना नदी आपको दिखेगी, उस दक्षिणी भाग में आओगे तो यहां पर कोयले के भंडार अधिक पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप ब्राजील के मध्य भाग, पूर्वोत्तर तथा सुदूर दक्षिणी भाग में खनन व्यवसाय विकसित हुआ नजर आता है। अब बच्चों हम आगे अगर बढ़ते हैं तो भौगोलिक स्पष्टीकरण एक बार हम देखेंगे, फिर हम आगे का वीडियो आपको भेजने वाले हैं। ब्राजील का पूर्वी भाग लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। पूर्वी भाग ध्यान में रखना, दुर्गमता, घने वन, घनदाट अरण्य, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास में मर्यादाएं आ गई है। खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ है। ब्राजील के उच्च भूमि जो है। अब मत्स्योत्पादन देखो बच्चा लोग, मत्स्योत्पादन फिर एक बार आपको आकृति क्रमांक 8.3 देखना है। ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट के निकट मत्स्योत्पादन का केंद्रीकरण हो गया है। दक्षिण पूर्व आपके समक्ष है पराना नदी, वहां पर आपको दो प्रकार के एरोज दिखाए हैं, एक लाल है और एक नीला है। अब यहाँ पर जो लाल है उसको हम ब्राजील प्रवाह अर्थात वो उष्ण प्रवाह होता है, और जो फॉकलैंड का जो प्रवाह है, फॉकलैंड प्रवाह जिसको कहा जाता है, वो शीत प्रवाह होता है। ये हम अभी आपको बताएंगे। दक्षिणी पूर्वी तट के निकट ब्राजील प्रवाह जो उष्ण प्रवाह है तथा फॉकलैंड प्रवाह जो शीत प्रवाह है, इनका संगम होने के कारण मछलियों के उत्पादन या मछलियों का जो बहुत उनके लिए आवश्यक जलवायु वहाँ निर्माण होता है, वहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती है। वहाँ पर शैवाल होता है, थोड़ा सा उथलापन होता है, जिसके कारण वहाँ पर मत्स्य व्यवसाय होता है। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी तट के निकट विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट है। दूसरा प्रश्न है, ब्राजील में बड़ी नदियां हैं लेकिन आंतरिक भागों में मत्स्योत्पादन का विकास नहीं हुआ है। इस पर विचार करो और कारण लिखो। तो बहुत सरल इसका कारण है कि ब्राजील में बड़ी नदियां हैं परंतु इन नदियों के पानी की गति अत्यधिक है। पानी की गति बहुत है, ये तीव्र गति से बहती है, पानी का निर्वहन बहुत तीव्र गति से करती है। उसके कारण क्या होता है बेटा कि आंतरिक भाग में जो मछलियां हैं नदियों में, वो मछलियां सीधी सागर में आ जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि ब्राजील में आंतरिक भागों में मत्स्योत्पादन का विकास नहीं हुआ है। यहाँ आपको ऑलरेडी पूछा है, थोड़ा याद करो। ब्राजील के तटीय प्रदेश के पास उष्ण एवं शीत सागरीय प्रवाहों के नाम, उष्ण यानी ब्राजील प्रवाह और शीत यानी फॉकलैंड प्रवाह, ये हमेशा ध्यान में रखना है।